6 अगस्त 1945 जापान के स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे। लोग अपने कामों में बिजी थे और हिरोशिमा में जोर से धमाका होता है। यह धमाका किसी और का नहीं, परमाणु बम का था दोस्तों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की बात यह है कि क्या 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बम के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। तो भारत की नीति 1964 से पहले परमाणु बम न बनाने की थी और नेहरू के कुछ विचारों से भी पता लगता है। और 1954 में सैंड स्टील एग्रीमेंट जो परमाणु अप्रसार को लेकर ही बनाया गया था, उस पर भारत ने सिग्नेचर किया था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो काफी टॉपिक डेंजरस है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है परमाणु बम, एटम बम। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आज हम इस वीडियो को क्यों बनाने आए हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध 2 साल हो चुके हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो हुआ उसमें बहुत बार दावा किया गया रूस के द्वारा कि मैं परमाणु बम का परीक्षण करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस को बहुत ज़्यादा इस युद्ध में नुकसान सहना पड़ा है। इसके और भी कुछ नैतिक बातें होंगी जिस पर हम लोग बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ये भी समझना है कि ईरान और इजराइल के बीच भी मुद्दा चल रहा था। दोस्तों, 6 अगस्त 1945 जापान के स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे। लोग अपने कामों में बिजी थे और हिरोशिमा में जोर से धमाका होता है। यह धमाका किसी और का नहीं, परमाणु बम का था दोस्तों। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराकर अमेरिका ने यह सिद्ध कर दिया कि अब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होने वाली है। दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की बात यह है कि क्या 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बम के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है दोस्तों, हम लोग व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति उस टाइम हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, आज भी हमें देखने को मिलता है कई ऐसे वैचारिक हमले जो हमें सुनने को मिलते हैं किसी देश के द्वारा किसी छोटे देश पर इस तरीके की दावे की जाती है कि अगर तुम इस तरीके से काम नहीं करोगे तो मैं तुम पर परमाणु बम गिरा दूंगा। अभी तो आप रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी देख सकते हो कि रूस ने कितने बार यूक्रेन को बार ये कहा है कि मैं अब तुम पर परमाणु बम गिराने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग इस बात से बिल्कुल परिचित होंगे कि परमाणु बम कितना डेंजरस है और आप इस चीज का अंदाजा 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बम के परीक्षण से भी समझ सकते हैं। बट दोस्तों, आज भी जापान में कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो बायोलॉजी कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रॉब्लम होता है, चाहे वो विकलांग के रूप में हो, चाहे किसी न किसी रूप में उनके अंदर बायोलॉजिकल डिसमिस होता है। आखिर कितना ज्यादा डेंजरस है ये आप स्टडी के माध्यम से किसी न किसी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। फ्रेंड, जब 1945 में जापान पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया तो पूरी दुनिया ने देखा कि एक्चुअली परमाणु बम कितना डेंजरस है। इस चीज का अंदाजा अमेरिका को खुद नहीं था दोस्तों। अमेरिका ने खुद इस चीज की बात कहा कि मैं जब परमाणु बम बना रहा था तो मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि इतना डेंजरस ही हो सकता है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया ने परमाणु बम की शक्ति को देखा तो हर किसी की इच्छा होने लगी कि हम भी बनाएं ताकि दुनिया को डरा सके। क्योंकि अमेरिका तो बना चुका था दोस्तों, तो उसके बाद उसका सबसे बड़ा दुश्मनी समझिए एक तरह से, क्योंकि अभी तक वो दोनों के बीच कहीं ना कहीं वार होते ही रहते हैं। 1945 से लेकर 1989 तक एक कोल्ड वार चलता है जो कहीं ना कहीं रूस और अमेरिका इस युद्ध के केंद्र में रहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अमेरिका के बाद किसने कब कब परमाणु बम बनाया। तो 1949 में रूस ने परमाणु बम बनाया, 1952 में यूनाइटेड किंगडम ने अर्थात ब्रिटेन ने बनाया, 1960 में फ्रांस और 1964 में चीन बनाता है दोस्तों। और ये 1964 तक टोटली ये 5 पावरफुल कंट्री जो होती हैं वो परमाणु बम बनाकर तैयार हो जाती हैं। और उसके बाद इन लोगों का एक सबसे बड़ा मत होता है कि अब कोई परमाणु बम ना बनाए। ये इनकी सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि परमाणु बम को लेकर भारत की क्या नीतियाँ रही हैं। पर दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो भारत की परमाणु नीति 2 तरीके की रही है। एक 1964 के बाद भारत की परमाणु नीति अलग थी और 1964 से पहले भारत की परमाणु नीति अलग थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी भी चर्चा हम लोग डिटेल से करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा परमाणु बम के इतिहास को समझते हैं। 1964 तक दुनिया के 5 शक्तिशाली देश रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका परमाणु बम बनाकर तैयार हो चुके थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन मेरे दोस्तों, ये नहीं चाहते थे कि अब कोई और देश परमाणु बम बनाए, क्योंकि ये 5 जो देश थे वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी रह चुके थे। तो ये नहीं चाहते थे कि कोई और बनाए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल था और ये खुद अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। और इन्हीं देशों ने मिलकर एक संधि तैयार किया जिसका नाम था NPT संधि अर्थात परमाणु अप्रसार संधि। और इन सभी देशों ने मिलकर कहा कि अब इस पर सभी देश सिग्नेचर करेंगे और इन 5 देश के अलावा अब कोई परमाणु बम नहीं बनेगा, इस चीज की शपथ लेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने रोक जताई या सबसे ज्यादा किसी ने विरोध जताया तो वो भारत था।
दोस्तों भारत की नीति 1964 से पहले परमाणु बम न बनाने की थी और नेहरू के कुछ विचारों से भी पता लगता है। और 1954 में सैंड स्टील एग्रीमेंट जो परमाणु अप्रसार को लेकर ही बनाया गया था, उस पर भारत ने सिग्नेचर किया था। साथ ही 1963 के पीटीबीटी पर भी भारत ने हस्ताक्षर किया। 1964 में चीन के परमाणु हथियार बनाने के बाद भारत का दृष्टिकोण बदला और अपनी संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए उसे परमाणु हथियार बनाने का विकल्प अपनाना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों में देखा जा सकता है। दोस्तों 1970 के दशक में भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया तथा इजराइल ने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि भारत का मानना था कि यह संधि बिल्कुल भेदभाव मूलक है। इससे परमाणु संपन्न देश काफी शक्तिशाली हो जाएंगे और वो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। दोस्तों भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया तथा इजराइल को नॉन एनपीटी न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ तथा इन पर निगरानी रखने के लिए एनएसजी तथा सीटीबीटी जैसा संगठन बनाया गया। यह संगठन का उद्देश्य था कि यह देश कभी भी परमाणु हथियार न बना सके। भारत हमेशा शांति के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया है, परंतु दुनिया से छुपकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत परमाणु बम बनाने लगा। भारत परमाणु बम बनाना नहीं चाहता था, परंतु भारत को बनाना मजबूरी हो गई। तो भारत एनपीटी के सदस्यों से चिंतित इसलिए था क्योंकि भारत के पड़ोसी देश चीन के पास परमाणु बम थे और भारत एवं चीन के संबंध काफी समय से खराब है। भारत को इस बात की चिंता थी कि चीन परमाणु बम की धमकी से हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है तथा पाकिस्तान को भी परमाणु बम दे सकता है। यही सब कारणों की वजह से भारत 1998 में परमाणु बम बना लिया तथा दुनिया को दिखाने के लिए पोखरण 1 तथा पोखरण 2 का परीक्षण किया। फ्रेंड्स, भारत 1998 में परमाणु बम तो बना लिया, लेकिन भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं मिल पाया तथा एनपीटी के सारे सदस्य भारत से व्यापार करने से मना कर दिए। भारत एक नई शताब्दी अर्थात 2000 ईस्वी में आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो चुका था। दोस्तों भारत ने इस स्थिति में संयम से काम लिया और भारत ने परमाणु परीक्षण के नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मेरे दोस्तों जानते हैं आखिर भारत की परमाणु नीति क्या थी। पहली, भारत कहता है हम कभी भी किसी युद्ध में उस देश के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो परमाणु बम नहीं बनाया है। दूसरा, कभी भी हम किसी युद्ध में पहला परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन कोई देश हम पर परमाणु बम का हमला करता है तो हम तब तक परमाणु बम का हमला करते रहेंगे जब तक उस देश का अस्तित्व न मिट जाए। यानी कि भारत इस स्थिति में पहला परमाणु हमला नहीं करने वाला है जब तक कोई उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है। और तीसरा, भारत का मानना है हम अपना परमाणु बम तभी नष्ट करेंगे जब पूरी दुनिया अपना परमाणु बम नष्ट करेगी। भारत का यह सिद्धांत पूरी दुनिया को पसंद आया और इसीलिए भारत को एनएसजी का सदस्य बनाया गया तथा भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। फ्रेंड, जैसा कि आपने देखी पूरी कहानी कि एक्चुअली भारत ने अपना परमाणु बम कैसे बनाया, लेकिन अभी भी भारत को न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं कहा जाता है क्योंकि भारत ने चुपके चोरी मतलब परमाणु बम बनाया, इसलिए ऐसा। लेकिन भारत ने परमाणु बम बना लिया और भारत स्पष्ट रूप से कहता है कि अब हम नो फर्स्ट यूज करेंगे परमाणु बम का, यानी हम परमाणु बम को कभी पहला परीक्षण नहीं करेंगे और ऐसे देश पर परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे जो परमाणु बम नहीं बनाया है। तो मेरे दोस्तों भारत की जो परमाणु नीति है बिल्कुल नैतिक आधार पर है, महात्मा गांधी के विचार पर आधारित है, कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करता है। तो हमने बस परमाणु बम अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है, किसी को नष्ट करने के लिए नहीं। दोस्तों भारत आज भी कहता है कि अगर पूरी दुनिया पूरी अपना परमाणु बम नष्ट करती है तो हम भी करेंगे। तो मेरे दोस्तों भारत की ये परमाणु नीति रही। मुझे उम्मीद होगा कि आपने बहुत अच्छे से समझा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आएंगे हम आप सभी के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और इसी के साथ थैंक यू, बाय। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि वीक में मेरा एक बार वीडियो आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप एवरीडे वीडियो नहीं डालते हो, आपके चैनल पर लगातार वीडियो नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि आप एवरीडे वीडियो को डाला कीजिए। लेकिन इसमें समस्या क्या थी कि मुझे भी पढ़ना होता है। किसी वीडियो पर अगर हम बनाने वाले हैं तो उसके बारे में पहले स्टडी करनी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए मैं एवरीडे वीडियो नहीं बना सकता हूँ। और वीक में अगर एक वीडियो आ रही है तो समझिए कि वो वीडियो काफ़ी अच्छी होगी, उसमें काफ़ी ना काफ़ी अच्छी चीज़ें कंटेंट दिए जाएंगे। तो मैं जो अपना वीडियो बनाता हूँ वो हवा में बात करने वाली नहीं बनाता हूँ, बिल्कुल उस पर पहले स्टडी करता हूँ और तब जाकर वो वीडियो आपके लिए मैं पब्लिश करता हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीक में एक वीडियो आएगा और आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोग ये भी जानते होंगे कि अक्सर हम जो वीडियो बनाते हैं ये यूपीएससी एस्पायरेंट को ध्यान में रखकर बनाते हैं, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि वो किसी अन्य स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो मेरे दोस्तों, जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉलिटिक्स से लेकर हो, चाहे सोशल इश्यूज़ को लेकर हो। मैं हमेशा सवाल उठाता रहता हूँ और जो सही है हम उस पर बात करता रहता हूँ।